हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो हमारी MS1 और यूनिट 7 से ली गई है। तो ये हमारी जॉइंडिस। तो जॉइंडिस के अंदर जो हमारा इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि ब्लूरुबिन इज प्रोड्यूस व्हेन हीमोग्लोबिन इज ब्रेकन डाउन एज पार्ट ऑफ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिसाइक्लिंग ओल्ड ऑफ डैमेज आरबीसी। तो इन्होंने बताया कि ब्लूरुबिन तब बनता है जब हमारे हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होता है, और जो उसका नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसका हमारा जो आरबीसी जो डैमेज होती है उसका जो नॉर्मल रिसाइक्लिंग होता है। तो रिसाइकलिंग के अंदर जो हमारा नॉर्मल प्रोसेस जो होता है वो हमारा क्या बनता है, ब्लूरुबिन बनता है। ठीक है, तो ब्लूरुबिन के अंदर फिर इन्होंने बताया है कि ये ब्लूरुबिन जो होता है ये क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम से होते हुए हमारा कहाँ पहुंचता है, लीवर में जाता है। और फिर इन्होंने बताया ये बाइंड होता है बाइल से, और ब्लूरुबिन जो होता है वो मूव करता है। ठीक है, तो जब ब्लूरुबिन हमारा मूव करेगा तो बाइल डक्ट से होता हुआ कहाँ जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि पाचन तंत्र तक पहुंच जाएगा। सो दैट इट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो मोस्ट ब्लूरुबिन इन द एलिमिनेटेड इन स्टूल। तो बहुत सारा जो ब्लूरुबिन होता है, मोस्ट ऑफ द ब्लूरुबिन जो होता है वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है स्टूल में ही। ठीक है, बट जो स्मॉल अमाउंट होता है हमारे ब्लूरुबिन का वो यूरिन में एलिमिनेट होता है। इफ ब्लूरुबिन क्यों होता है, इफ ब्लूरुबिन कैन नॉट द मूव थ्रू द लीवर एंड बाइल डक्ट्स क्विकली इनफ। तो जब हमारा जो ब्लूरुबिन होता है, जब वो लीवर और जो हमारी बाइल डक्ट्स होती है, जब उसमें से जल्दी से वो हमारा क्विकली अगर स्थानांतरण नहीं करता है, मूव नहीं करता है, वहां से चेंज नहीं करता है, तो फिर वो क्या होता है, हमारा यूरिन के अंदर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, और जो इसमें बुलिड अप करता है, ये हमारा क्या करता है, ये ब्लड के अंदर हमारा बुलिड अप करता है, यानी कि ब्लड के अंदर ये बनेगा और डिपॉजिट कहाँ हो जाएगा, हमारा डिपॉजिट इन द स्किन, दैट द रिजल्ट ऑफ जॉइंडिस। तो ये हमारा स्किन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। तो बनता ब्लड में है, डिपॉजिट होता है स्किन के अंदर, और जो उसका परिणाम होता है यानी कि उसका रिजल्ट होता है वो होता है हमारा जॉइंडिस यानी कि पीलिया हो जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें डेफिनेशन इन्होंने दी गई है। डेफिनेशन में इन्होंने बताया जॉइंडिस इज ए येलो discolorations of body of skin and the alterations of the bilirubin metabolism। तो बिलिरुबिन के मेटाबॉलिज्म यानी कि बिलिरुबिन का जो पाचन क्रिया होती है, जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है, उसके कारण हमारी स्किन के ऊपर जो येलो कलर हो जाता है उसे हम पीलिया बोलते हैं। बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो हमारा एक्साइड्स अप टू 3 टाइम्स देन नॉर्मल। तो हमारा जो नॉर्मल बिलिरुबिन के जो नॉर्मल लेवल होता है उससे 3 गुना ज्यादा बिलिरुबिन हमारा बढ़ जाता है, और नॉर्मल वैल्यू जो हमारी होती है बिलिरुबिन की 0.3 से लेकर 1.2 मिलीग्राम तक की हमारी होती है। तो ये हमारी डेफिनेशन के अंदर है, और ये है हमारे बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू। तो आगे हम देखते हैं इसमें टाइप और इसके कॉज। तो कितने टाइप का हमारा जॉइंडिस रहता है और इसके रीजन क्या क्या रहते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो इसमें जो हमारी टाइप दी गई है, 3 टाइप का हमारा जॉइंडिस बताया है इन्होंने, 3 टाइप का होता है। और हेमोलास्टिक जॉइंडिस होता है सबसे पहले, पेरीहेप्टिक बोलते हैं हम इसको जॉइंडिस को। तो ये हेमोलास्टिक में इन्होंने क्या बताया है, इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी दैट लीड टू इंक्रीज अनकंजस्टेड ब्लूरुबिन लेवल इन ब्लड, लीवर फंक्शन आर नॉर्मल। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारा जॉइंडिस होता है, जो हेमोलास्टिक वाला होता है, इसमें आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो जब आरबीसी का ब्रेक डाउन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा तो क्या बढ़ जाएगा, ब्लूरुबिन का की मात्रा जो है वो हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा, जो लीवर का जो फंक्शन होता है वो नॉर्मल रहेगा, लीवर के फंक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बस हमारे आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा और ब्लूरुबिन की मात्रा ब्लड के अंदर ज्यादा बढ़ेगी। कारण क्या रहता है इसमें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, यानी कि ब्लड को जब किसी को हम ब्लड ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें अगर रिएक्शंस वगैरह हो जाता है तो इस कारण से भी हो सकता है हमारा स्किल सेल्स क्राइसिस हो सकता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सेल क्राइसिस कैसा होता है, जो अर्धचंद्राकार के जो हमारे सेल्स, डैमेज सेल्स जो होते हैं, सेल के जो साइज चेंज हो जाता है, तो इस तरीके के अगर सेल्स हो जाते हैं तो भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हेमोलास्टिक एनीमिया हो सकता है, यानी कि ब्लड की कमी हो सकती है, और गल ब्लडर के अंदर स्टोन यानी कि पथरी वगैरह भी इसका रीजन रह सकता है। तो ये हमारा हो सकता है हेमोलास्टिक जॉइंटिस। तो सेकंड जो है ये हमारा हो जाता है हेप्टोसेलुलर जॉइंटिस। तो हेप्टोसेलुलर जॉइंटिस जो होता है इसमें क्या बताया गया, इसमें डिसफंक्शनिंग हो जाती है हमारे लीवर सेल्स की। तो लीवर के अंदर पाए जाने वाले जो सेल्स होते हैं वो अच्छे से जब काम नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा रीजन बनता है हेप्टोसेलुलर जॉइंटिस का। तो इसमें कारण क्या क्या रहता है, सबसे पहले अगर इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, हेपेटाइटिस वायरस यानी कि हेप्टिक, यानी कि जो हमारे लीवर में प्रॉब्लम होती है वायरस के कारण, तो इस तरीके की कोई इन्फेक्शन या इस तरीके से कोई डिजीज हो चुकी है आपको, या फिर ड्रग्स और केमिकल या टॉक्सिसिटी, ठीक है, तो रासायनिक चीजों से या फिर किसी जहरीली चीजों से अगर आपको इन्फेक्शन है या फिर उसके रिएक्शन आपको आ रहा है तो उसकी वजह से भी ये जॉइंटिस आपको हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा नंबर 3 वाला जो जॉइंटिस है, ये जो जॉइंटिस है हमारा, ये आ जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस में क्या होता है, इट इज द डाउन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव इन बाइल डक्ट्स दैट लीड टू अल्टरेड सेक्रेशंस ऑफ बाइल। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो इन्होंने बताया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस जो होता है वो 2 तरीके का होता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है, जो हमारी बाइल डक्ट्स होती है ना, उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है, और वो रुकावट आ जाती है तो हमारा जो बाइल का जो सेक्रेशंस होता है उसमें भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। और ये 2 टाइप का होता है, यानी कि जो हमारी बाइल डक्ट्स होती है उनमें किसी प्रकार की रुकावट जो है वो आ जाना। तो आगे हम देखते हैं हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है। तो भाई अब हम इसके अंदर देखेंगे, इसमें हमारा जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो दिया गया है उसके 2 टाइप्स है। एक है हमारा एक्स्ट्रा
ठीक है। हेप्टिक इसमें हमारी दी गई है, 2 रीजन बताए गए हैं इसके होने के। एक तो हमारा हो जाता है इसमें ब्लॉकेज, यानी कि बाइल के ये जो डक्ट्स हैं, बाइल डक्ट्स जो है उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है, चाहे वो गाल ब्लैडर में स्टोन होने से, पथरी होने से हो, या फिर कैंसर ट्यूमर होने से हो जाए। ठीक है। एक इंट्राहेप्टिक जो हमारा कोलाइटिस दिया गया है, इसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी ब्लॉकेज हो सकती है और सूजन हो सकती है। जो हमारी अंदर वाली जो हेप्टिक डक्ट्स हैं, यानी कि लीवर की जो नलियां हैं, उनके अंदर सूजन हो सकती है और किसी प्रकार की रुकावट हो सकती है। तो इसे हमारा दिया गया डायग्राम थोड़ा सा, इसमें हमारा लीवर है, ये हमारी हेप्टिक डक्ट्स दी गई हैं, ये हमारी साइटिक डक्ट्स हैं। जो हमारे गाल ब्लैडर वाली जो नली होती है, ये गाल ब्लैडर है हमारा, जहां पर हमारा बाइल स्टोर होता है, लीवर के द्वारा बनाया जाएगा और गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब हमारी जो हमें जरूरत पड़ती है तो ये गाल ब्लैडर से निकलकर बाइल जो है वो डिओडिनम में आता है हमारे खाने को डाइजेस्ट कराने के लिए। ये है हमारी पेनक्रियाज। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी क्या है, डिओडिनम है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पार्ट है जहां पर हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। तो ये है हमारा सारा का सारा डायग्राम, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो अभी हम फिलहाल जॉइंटिस का जो पढ़ रहे हैं वो। तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है और हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस है। तो इसमें हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाएगी। येलो स्किन एंड स्क्लेरा, तो ये हमें जरूर देखना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर कि जो स्किन है उसके अंदर किसी भी प्रकार के स्कार वगैरह होना या फिर पीला पीला कलर हो जाना, तो वो तो होता है जॉन्डिस के अंदर, वो तो हमें देखना ही है, क्योंकि जॉन्डिस में जब ब्लूरोबिन बढ़ता है तो येलो ही होता है स्किन का कलर। लाइट ग्रे काले कलर जो होता है, या अल्कोहल जो स्टूल होता है वो अल्कोहल आ जाए, तो हर चीज के कलर को देखना हमने कि भी लाइट ग्रे कलर तो नहीं हो गया है, और स्किन में खुजली तो नहीं हो रही है, मन तो नहीं मचल रहा है, क्रोमोथ्रोमोबिन्स जो है वो तो नहीं इंक्रीज हो रहा है, जो हमारा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है। ठीक है। और भूख की कमी महसूस होना, या फिर स्ट्रेंथ में कमी महसूस होना, या फिर टी कलर्ड यूरिन, यानी कि चाय के कलर का यूरिन पास आउट करना। तो ये जो चीजें होती हैं ये हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर। आगे हमारा आ जाता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इंक्रीज लेवल ऑफ सीरम बिलिरुबिन को चेक करेंगे, जो 0.4 से लेकर के 100 ml तक जो हमारा जो कंजस्टेड है वो हो जाता है। तो ये जो बड़ा हुआ जो लेवल होता है बिलिरुबिन का, ये चेक करना आपने। और जो हमारा सीरम का जो बिलिरुबिन सीरम की जो वॉल्यूम होती है बड़ी हुई, जो 8 से 100 तक होती है, तो वो भी हमने चेक करनी है। तो इनडायरेक्ट जो बड़ी हुई बिलिरुबिन वॉल्यूम होती है वो चेक करनी है, और सीरम बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो भी आपने चेक करना है। बिलिरुबिन जो हमारा यूरिन के अंदर है उसकी कितनी प्रेजेंस है, कितनी एब्सेंस है, वो चेक करनी है। अभाव देखना है यूरिन के अंदर बिलिरुबिन का। और जो फीटल का हमारा जो फीटल यूरोबिलिजेंस जो हमारा होता है वो रिड्यूस होगा 40 होता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर, बिकॉज इट डज नॉट रिच इन इंटेस्टाइन्स, यानी कि वो हमारा इंटेस्टाइन्स के अंदर नहीं मिलेगा। तो ये हमारा फीटल के अंदर का मैटर होता है, फीटल के अंदर पाया जाने वाला हमारा यूरोबिलिजेंस। तो इसमें हमारा प्रोलॉन्ग देखा जाएगा, प्रोमोथ्रोम्बोबिन्स का टाइम देखा जाएगा, ये हमारा 40 सेकंड का होता है प्रोमोथ्रोम्बोबिन का टाइम। और जो फीटल यूरोबिन्स का होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है 24 घंटे के अंदर, क्योंकि ये इंटेस्टाइन्स में नहीं पाया जाता है। तो ये होती है हमारी कुछ आगे मैनेजमेंट दी गई है। ये हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन थे। तो मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट में हमारा इन्होंने बताया है, मेडिकल मैनेजमेंट में देखेंगे सबसे पहले तो हमने जो ट्रीटमेंट है उसके जो कारण है उसका ट्रीटमेंट करके चलना। जो रीजन है पहले तो कारण को ही खत्म करेंगे, ट्रीटमेंट करके नेसेसरी स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे, जो जरूरी है, जो सहायता करने योग्य जो हमारा इलाज है उसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है। एंटीहिस्टामिन देंगे, जो हमारी ड्रग्स दी जाती है इचिंग के लिए, खुजली को कम करने के लिए जो चीजें होती है वो दी जाती है। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, इसमें लुवोकैरेटाइज जो हमारी होती है 5 mg दी जाएगी, एविल जो होती है 25 mg दी जाएगी। हमारे ड्रग्स के दवाइयों के नाम है, टैबलेट्स के नाम है, सेडेटिव है, रेस्टलेसनेस या फिर हमारी इरिटेबिलिटी, यानी कि जो हमारी बेचैनी को या नींद ना आना या फिर आराम ना कर पाना, जो हमारी इरिटेटिव चीजें होती है उनको खत्म करने के लिए टैबलेट जो होती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारा आ जाएगा, इसमें हमारा लोराजिपाजम आ जाएगा या फिर डियाजिपाम आ जाएगा। तो ये हमारे टैबलेट्स के नाम है। ये आप एक तो टैबलेट्स के नाम या ड्रग्स के नाम याद करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन में भी ये हमारे आते हैं और प्रैक्टिकल में भी पूछी जाती हैं चीजें। तो विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारी मेडिकल मैनेजमेंट में शामिल करना जरूरी होता है। ठीक है। पायरुवेट एनीमा और कॉन्स्टिपेशन के टाइम पर एनीमा देना, ये इसका भी आपको पता होना चाहिए। और एंटीबायोटिक देना होता है, और एंटीबायोटिक ड्रग्स भी आपको देने होते हैं, यानी कि जो बुखार को कम करने वाले होते हैं। एंटीबायोटिक इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले, इन्फेक्शन को कम करने वाले होते हैं। और अनीमा दिया जाता है जो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज को कम करने के लिए। विटामिन के दिया जाता है ब्लीडिंग को कम करने के लिए। तो ये जो सारे के सारे जो होते हैं हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, और मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ये आते हैं ताकि आप पेशेंट की। तो भाई अब हमारी आ जाती है डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर आपने सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आप पेशेंट को प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाली जो डाइट है ना वो प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आप उसको देंगे, ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होंगे। ठीक है। गिव ग्लूकोज वाटर, ग्लूकोज का जो पानी होता है वो आप उसे देंगे। और एडवाइस देंगे पेशेंट को रिएक्टेड फैट इंटेक। तो आपने रेस्ट्रिक्ट करना है, यानी कि फैट से संबंधित जितना भी वो चीजें ले रहा है उसको एडवाइस देनी है पेशेंट को कि भाई वो फैट से रिलेटेड जो इंटेक कर रहा है उसको ना ले। प्रोवाइड करना आपने फ्लूड वगैरह या जूस वगैरह जो है वो प्रोवाइड करना पेशेंट को। तो ये डाइट से संबंधित चीजों का ध्यान रखना अपने पेशेंट की। अगर डाइट से संबंधित चीजों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है।
ठीक है। तो हमारी जो कंडीशन है वो ज्यादा खराब हो सकती है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना, प्रोवाइड करना, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना जरूरी होता है। पेशेंट का आउटपुट और इनपुट चार्ट आपने जरूर बताना भी है और चार्ट बनाना भी है। ठीक है, कि कितना पेशेंट कंज्यूम कर रहा है डाइट को और कितना उसका आउटपुट है। तो इसमें हेल्थ एजुकेशन तो आप दोगे ही दोगे पेशेंट को, हर चीज के बारे में, हाइजीनिक चीजों के बारे में या सब चीजों को लेकर के पेशेंट को आप हेल्थ एजुकेशन दोगे। प्रिवेंट करोगे बेड शोर्स, पेशेंट अगर लेटा रहता है तो उसकी कमर में अगर किसी प्रकार के रैशेस हैं, छाले हैं या लाल हो जाते हैं, रेड कलर हो जाता है स्किन का, तो वो प्रिवेंट करोगे। आपने बेड शोर से रोकना पेशेंट को, मेंटेन करोगे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलिटी जो बैलेंस होता है पेशेंट का वो बनाए रखना है, यानी कि फ्लूइड जो है वो अच्छी मात्रा में देंगे तो इलेक्ट्रिक बैलेंस जो है वो अपने आप बना रहेगा। प्रोवाइड करना आपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो पेशेंट को जरूर देते रहना, उसकी मानसिक स्थिति को समझना और उसको सहारा देना। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसमें मानसिक तौर पर जब वो स्वस्थ होएगा तो जो उसको जो मेडिकेशंस कराई जाती है वो भी अच्छे से रिएक्ट करेंगी। तो नर्सिंग डायग्नोस के अंदर आपने देखना है स्किन इंटीग्रिटी देखनी है आपने, रिलेटेड टू पेटोज यानी कि खुजली से रिलेटेड, पेटोटिस से यानी कि खुजली से रिलेटेड जो भी स्किन के अंदर जो सख्तपना आ जाता है, कठोरता आ जाती है, उसको ध्यान से देखेंगे। आपने सारा का सारा जो प्रोमोथ्रोम्बोबिन फैक्टर होते हैं यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर होते हैं उनके डिस्टर्बेंस की वजह से अगर हेमरेज वगैरह, ब्लीडिंग वगैरह से रिलेटेड जो खतरे हैं वो भी आप देखेंगे। और जो कॉन्स्टिपेशन यानी इससे कब्ज से संबंधित जो हमारी बीमारी है उनके बारे में चेक करेंगे। और जो हमारी एब्डोमिनल पेन है उससे संबंधित जो बीमारियां हैं उसको भी ध्यान देंगे। और आप एंजाइटी रिलेटेड जो बीमारियां हैं, बीमारी की जो कंडीशन है उसके प्रति जो चिंता वगैरह है उस पर भी आप ध्यान देंगे। और अलर्ट रहेंगे आप न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल पेन एंड द डिस्कम्फर्ट। तो आपने सबसे पहले ध्यान देना कि ऐसा न्यूट्रिशन लेस यानी कि जो बॉडी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो न्यूट्रिशन है अगर वो कम पड़ता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से कम जो है कब्ज हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है और डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है। तो आपने अलर्ट रहना है इस चीज को लेकर के कि बॉडी को जिस भी तरीके का न्यूट्रिशन, फाइबर या फिर लिक्विड फ्लूइड जिस भी तरीके की जरूरत है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है। उसकी वजह से हमारी कंडीशन जो है वो ज्यादा अराइज हो सकती है। ठीक है, तो ये थी हमारी जो डिजीज है, ये जॉइंडिस है, ये कॉमन है, बहुत बार एग्जाम में आने वाली है तो करनी है आपने ध्यान से। तो ये डिजीज होती है यहाँ पर खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।